औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बीएसएन फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सब्जेक्ट से शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सबसे पहले हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर बेसिक डेफिनेशन समझेंगे, क्योंकि ये आपके लिए न्यू चैप्टर है। तो हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर बेसिक्स पहले डिफरेंस समझते हैं, ये होता क्या है। फिर हम जो है वो इसके अंदर एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्कस करते हैं, फिर एनाटॉमिकल प्लेन्स को, फिर बॉडी कैविटीज को, फिर डिफरेंट किस्म की एनाटॉमिकल पोजीशंस को देखते हैं, फिर एनाटॉमिकल मूवमेंट्स को हम देखते हैं, फिर क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स। जो भी आपका पहले चैप्टर के अंदर कोर्स है वो सारा हम यहाँ आज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। एनाटॉमी इज बेसिकली स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जब आप बॉडी के ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप हार्ट ले लें, दिल ले लें। उस हार्ट का स्ट्रक्चर को आप पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे इसके अंदर कितने चेंबर्स हैं, कितने वेल्व्स हैं, कौन सी आर्टरी इसके अंदर आती है, कौन सी वेन इसके अंदर से जाती है। तो जब आप स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे होंगे तो दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या है, जब आप उसी बॉडी के स्ट्रक्चर को जब फंक्शनली डिफाइन करेंगे, मिसाल के तौर पे अब वही हार्ट किस तरह ब्लड को पंप करता है, उस हार्ट का बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है, कौन कौन से एक्स्ट्रा फंक्शन वो करता है, कौन कौन से उसके प्राइमरी फंक्शन है। तो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी है, उसके फंक्शन को जब आप डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। ये हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट है। अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का रिलेशन आपस में क्यों इतना करीब है, तो बेसिकली देखिए, एनाटॉमी और फिजियोलॉजिकली ये पहले बेसिकली जो है वो सेपरेट सब्जेक्ट होते थे, फिर इनको कंबाइन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आप एनाटॉमी के बगैर फिजियोलॉजी को नहीं डिस्कस कर सकते और फिजियोलॉजी के बगैर आप एनाटॉमी को डिस्कस नहीं कर सकते। दोनों सब्जेक्ट्स को एक जगह मर्ज किया गया है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नाम दिया गया है। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिकली एक दूसरे के बगैर ये अधूरे हैं, इसलिए इनको मर्ज किया गया साथ में। इसके बाद हम एनाटॉमिकल पोजीशन को बेसिकली डिस्कस करते हैं। बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशन का मतलब है कि आप बॉडी को जब आप किसी भी ह्यूमन बॉडी को जब आप डिस्कस करते हैं तो एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर डिस्कस करते हैं। तो एनाटॉमिकल पोजीशन बेसिकली क्या है, सबसे पहले कि स्टैंड एरेक्ट, यानी कि वो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद फेसिंग फॉरवर्ड आई, या फेसिंग फॉरवर्ड मतलब वो सामने की तरफ देखेगा। इसके बाद फीट फ्लैट ऑन फ्लोर, जो फीट का सोल है वो जो जमीन है उसके ऊपर होगा। इसके बाद आर्म्स आर हैंगिंग विद बॉडी, तो ये जो आर्म्स हैं ये बॉडी के साथ बिल्कुल हैंग कर रही होंगी। आपने सामने फेसिंग फॉरवर्ड होगा, आई फॉरवर्ड होगी, और जो नी होंगे वो हल्के से फ्लेक्स्ड रहेंगे, और जो आपके सोल होंगे वो ऑन द फ्लोर होंगे। तो ये हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन है। इसके बाद हमारे पास आते हैं बॉडी प्लेन्स। बॉडी प्लेन्स का क्या मतलब होता है, जब आप बॉडी को डिफरेंट एंगल से कट करते हैं उनको हम कहते हैं बॉडी प्लेन्स। बेसिकली तीन किस्म की बॉडी प्लेन्स होते हैं। एक हमारे पास सजाइटल प्लेन्स होता है, एक ट्रांसवर्स प्लेन होता है, और एक हमारे पास फ्रंटल प्लेन होता है। इस फ्रंटल को क्रोनल प्लेन भी कहते हैं। जो सजाइटल प्लेन है, सजाइटल प्लेन का मतलब है कि जब आप बॉडी को टू हाफ्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये एक राइट हाफ हो गया, एक लेफ्ट हाफ हो गया, आपने बीच में से एक सेंटर में से लाइन खींच ली, इसको हम कहते हैं सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन वो होगा जिसके अंदर आप बॉडी को टू हाफ्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लेट्स सपोज यहां से आपने सीधी लाइन खींची, राइट वाला इधर हो गया, लेफ्ट वाला इधर हो गया, इसको हम कहते हैं सजाइटल प्लेन। अच्छा, फिर इस सजाइटल के अंदर दो प्लेन्स आते हैं। एक हमारे पास होता है मिड सजाइटल, एक हमारे पास होता है पैरा सजाइटल। मिड सजाइटल का मतलब है जब आप बॉडी को, एक स्ट्रक्चर को, एक ऑर्गन को टू इक्वल हाफ्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं मिड सजाइटल प्लेन। लेट्स सपोज आप जो है वो बॉडी को सेंटर में से लाइन खींची और इक्वली आपने राइट को भी और लेफ्ट को भी इक्वल पार्ट में कन्वर्ट किया, तो उसको हम कहते हैं मिड सजाइटल। दूसरा है पैरासजाइटल। पैरासजाइटल का मतलब होता है जब आप बॉडी के प्लेन्स को, बॉडी को अनइक्वल जो है वो प्लेन्स के अंदर कन्वर्ट कर। मिसाल के तौर पे आपने ये जो क्लेविकुलर बोन है, एक प्लेन आपने यहां से खींचा, अब राइट वाला कम है, ठीक है, और ये जो लेफ्ट वाला बॉडी का हाफ है वो ज्यादा है। तो जब आप बॉडी को दो अनइक्वल हाफ्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कहेंगे पैरासजाइटल।
इसके बाद हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन आता है। ट्रांसवर्स प्लेन का मतलब होता है जब आप बॉडी को सुपीरियर एंड इंफीरियर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि लेट्स सपोज आपने ये एब्डोमेन के अंदर से लाइन खींची, ये जो सुपीरियर पार्ट है, बॉडी का अपर पार्ट है, ये अलग हो गया और नीचे वाला अलग हो गया, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। फिर तीसरा हमारे पास आता है फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन को हम क्रोनल प्लेन भी कहते हैं, जिसके अंदर आप बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो टर्म्स मैं बोल रहा हूं, ये हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो क्रोनल प्लेन है या फ्रंटल प्लेन है, जिसके अंदर बॉडी को, लेट्स सपोज मैं बॉडी को यहां से डिवाइड करता हूं, ये आगे वाला जो पार्ट है और ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कौन सा प्लेन? फ्रंटल प्लेन या क्रोनल प्लेन। ये हमारे पास बॉडी के प्लेन्स हो गए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बॉडी की कुछ कैविटीज होती है। कैविटीज का बेसिकली मतलब क्या है? जब बॉडी के अंदर कुछ हॉलो स्पेसेस हो, कुछ खाली जगह हो, तो उनको हम कहते हैं कैविटीज। अब बॉडी के अंदर कितनी कैविटीज है? बॉडी के अंदर बेसिकली दो कैविटीज है, एक डॉर्सल कैविटीज है, एक वेंट्रल कैविटी है। डॉर्सल कैविटी का मतलब होता है जो पीछे पीछे, जिस तरह से तो मैं एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हूं, तो अब ये जो मेरी क्रेनियल कैविटी है और ये जो स्पाइनल कैविटी है, ये आती है डॉर्सल कैविटी के अंदर। और ये जो मेरी मिड में आगे की तरफ ये जो थोरेसिक कैविटी है और ये जो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है, ये वेंट्रल कैविटी में आता है। सो डॉर्सल एंड वेंट्रल कैविटी, दो कैविटीज हमारे पास होती है, एक वेंट्रल होती है, एक डॉर्सल होती है। वेंट्रल कैविटी कौन सी होती है? जिसके अंदर हमारे पास दो आती हैं, एक थोरेसिक और एक एब्डोमिनल। ये जितना भी रीजन है रिब्स के अंदर, जो इंक्लोज रीजन है, जिसके अंदर हमारे पास लंग्स होते हैं, हार्ट होते हैं। अब हार्ट होता है, एक होता है, लंग्स हमारे पास दो होते हैं। तो ये जो हमारे पास थोरैक्स वाला रीजन है, जिसके अंदर ये रिब्स लगी हुई है, आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, इस रीजन को हम कहते हैं थोरैक्स रीजन। ठीक है, थोरेसिक रीजन के बाद हमारे पास आता है एब्डोमिनो पेल्विक रीजन। एब्डोमिनो पेल्विक रीजन, ये जो आपको पेट दिख रहा है, ये पेट हमारे पास होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं पेल्विक कैविटी। सो दोनों कैविटीज को मिला के हम एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी कह देते हैं। लेट्स सपोज आप जब एमसीक्यूज के अंदर या पेपर के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि थोरैको एब्डोमिनल कैविटी, तो इसका मतलब है वो एग्जामिनर आपको थोरैक्सिक कैविटी प्लस एब्डोमिनल कैविटी का मिलाकर आपको बोला है, तो उसको कहते हैं थोरैको एब्डोमिनल कैविटी। जब आप एब्डोमिनल कैविटी को पेल्विक कैविटी के साथ मिलाएंगे तो उसको हम कहेंगे एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ठीक है, ये हमारे पास होगी वेंट्रल कैविटी। दूसरी हमारे पास होती है डॉर्सल कैविटी। डॉर्सल कैविटी का मतलब होता है जो पीछे की तरफ होती है। पीछे की हमारे पास कौन सा, जब आप एनाटॉमिकल पोजीशन में स्ट्रेट खड़े होते हैं, तो सबसे पहली कैविटी आती है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी, ये जो आपका सर है जिसके अंदर ब्रेन लोकेटेड होता है, उसको हम कहते हैं क्रेनियल कैविटी। और इसी के नीचे आप देखें तो वर्टिब्रल कैविटी, ये जो हमारे पास स्पाइन नीचे जा रही होती है। ठीक है, इनमें से कुछ टर्म्स आपके लिए न्यू होंगी, लेकिन चूंकि अभी आपकी बेस है तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है उस चीज को सीख लेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरी हमारे पास होती है वेंट्रल कैविटी, सॉरी वर्टिब्रल कैविटी। वर्टिब्रल कैविटी का मतलब होता है ये जो आपकी स्पाइन है ना, स्पाइनल कॉर्ड जिसके अंदर से रन करता है, उसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कैविटी। सो ये हमारे पास बॉडी कैविटीज हो गई। अब इन बॉडी कैविटीज के अंदर डिफरेंट किस्म के ऑर्गन्स लाई करते हैं। अब वो जो ऑर्गन्स लाई करते हैं वो बेसिकली हम क्वाड्रेंट्स के अंदर पढ़ेंगे, रीजन्स के अंदर पढ़ेंगे। तो चलो वो तो एब्डोमिनल पेल्विक वाले तो हम उसमें क्लियर कर लेंगे। क्रेनियल कैविटी है, इसके अंदर आपका ब्रेन लोकेट किया जाएगा। वेंट्रल कैविटी, सॉरी वर्टिब्रल कैविटी है, इसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड रन करता है। इसके अलावा ये जो थोरेसिक वाली कैविटी, अब थोरेसिक कैविटी में दो लंग्स होते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग। इसके दरमियान में हमारे पास एक और कैविटी होती है जिसको हम कहते हैं मीडियोस्टाइनल कैविटी, जिसके अंदर आपका हार्ट लोकेट होता है, दिल लोकेट होता है, उसको हम कहते हैं मीडियोस्टाइनल कैविटी। और ये हमारे पास थोरेसिक कैविटी के अंदर आता है। और ये जो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है, इसको हम फर्दर जो आगे क्वाड्रेंट्स आते हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो कुछ बेसिक टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं, फिर कुछ डायरेक्शनल टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं, और फिर हम कुछ बॉडी की डिफरेंट मूवमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको पता होना जरूरी है, जिसमें सबसे पहले आते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल। ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है जिसमें बॉडी का एक सेल आप उठा लेते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है? सबसे पहले आपके पास एक केमिकल होता है, ठीक है, वो केमिकल जो है वो उससे एक
डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस होके एक आपके पास ऑर्गेनेली बनती है। एक ऑर्गेनेली हमारे पास जो है वो डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलीज मिलके एक सेल बनाती हैं। डिफरेंट किस्म के सेल्स, अगर एक सेम टिश्यू है तो उसके सारे एक जैसे टिश्यू मिलकर एक स्पेसिफिक टिश्यू बनाएंगे। अब वो स्पेसिफिक टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाएंगे, वो एक ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। इस तरह बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बना देगा। सो ये जो साइटोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी अबाउट सेल, ठीक है, ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। फिर हमारे पास हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट टिश्यू। ये जो सेल से हमारे पास मिलकर टिश्यू बनते हैं, डिफरेंट टिश्यू, जैसे हमारे पास स्मूथ हमारे पास टिश्यू होते हैं, कार्डिक टिश्यू है, कोई भी हमारे पास बॉडी के टिश्यू है, तो उनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिर हमारे पास आता है आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट जॉइंट्स। ये जो आपके पास जॉइंट है, लेट्स सपोज ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट है जिसके अंदर रेडियस अल्ना बोन है और साथ में ये हमारे पास जो कार्पल बोन्स है ये आपस में मिल रही है तो ये एक जॉइंट बना रही है। तो बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उनके बारे में जब आप स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्थोलॉजी। फिर हमारे पास आता है ओस्टोलॉजी। ओस्टोलॉजी का मतलब होता है जब आप बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, बॉडी के अंदर जितनी भी 206 बोन्स हैं उन बोन्स के बारे में आप जब स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑस्टोलॉजी। फिर हमारे पास आता है मायोलॉजी। मायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट मसल्स। अब ये बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स हैं, अब वो कोई भी आया किसी भी टाइप ऑफ मसल्स है, अब जब मसल्स को आप स्टडी करोगे दैट इज कॉल्ड स्टडी मायोलॉजी। इसके बाद हमारे पास आता है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट वेसल्स, ब्लड वेसल्स। आप आर्टरीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, वेन्स के बारे में स्टडी कर रहे हो। आर्टरी और वेन्स क्या होती है? आर्टरी जो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है बॉडी की पेरिफेरीज, पेरिफेरीज कहते हैं जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं, ये जो हाथ पांव होते हैं इनको हम पेरिफेरीज कहते हैं। जब आप आर्टरी क्या होता है? जब जो हार्ट है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है पेरिफेरीज की तरफ, उसको हम आर्टरी कहते हैं। और वही जो ब्लड होता है वो जब वापस हार्ट की तरफ लेकर आया होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हम वेन उनको कहते हैं। ये जो एंजियोलॉजी स्टडी अबाउट ब्लड वेसल्स। अच्छा, इसके बाद हमारे पास न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी स्टडी अबाउट नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम हमारे पास जो है वो ये जो ब्रेन है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम बनाता है जिसके अंदर हम सिंपली बात करते हैं तो जिसकी वजह से आपको सेंस होता है। इसके अलावा आपकी बॉडी की डिफरेंट मूवमेंट्स होती है, आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये सारा जितना भी होता है ये आप नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। ये आपका अलग से चैप्टर है, उसके अंदर आप इसको पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ हम डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। डायरेक्शनल टर्म में सबसे पहले हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर का क्या मतलब है? जब आप खड़े हैं सीधे और आप किसी ऑर्गन्स को, किसी बॉडी के टिश्यूज को या किसी बॉडी को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जब आप ऊपर वाले ऑर्गन्स की तरफ या ऊपर वाले स्ट्रक्चर की तरफ रेफर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सुपीरियर। लेट्स सपोज मैं यहां खड़ा हूं तो अब मेरा क्या है कि ये जो लेट्स सपोज ये जो चेस्ट रीजन है, ठीक है, अब मैं कहता हूं चेस्ट रीजन से ऊपर तो हम बोलेंगे सुपीरियर ऑफ चेस्ट। ठीक है, तो जब आपने किसी लाइन से या किसी रीजन से ऊपर वाले को आइडेंटिफाई करना होगा तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे सुपीरियर। इसके अलावा इंफीरियर। इंफीरियर जब आप नीचे वाली टर्म्स को रेफर करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि द एब्डोमिनल कैविटी इज बिलो और इंफीरियर देन थोरेसिक कैविटी। सो इंफीरियर का मतलब होता है नीचे की तरफ और सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर की तरफ। फिर एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है सामने। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि ये जो मेरा चेस्ट रीजन है ये एंटीरियर है, ये क्या आगे की तरफ है। पोस्टीरियर पीछे की तरफ, ये मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड है ये अब पीछे की तरफ पोस्टीरियर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये इंटीरियर यानी आगे की तरफ, पोस्टीरियर यानी पीछे की तरफ। फिर इस तरह मीडियल और लेटरल और इंटरमीडिएट। मीडियल का क्या मतलब होता है? जब टूवर्ड मिड लाइन। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये जो मेरे लंग्स हैं ये प्लेस हैं टूवर्ड मिड लाइन, तो जितनी कोई ऑर्गन है, कोई लोकेशन, कोई एरिया आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो मिड लाइन के करीब है तो उसको हम कहेंगे मीडियल। लेटरल, जो हमारे पास मिड लाइन है इससे जितने दूर ऑर्गन होंगे उनको हम कहेंगे लेटरल। इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब है जो किसी सेंटर में पाया जाता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये जो हार्ट है ये इंटरमीडिएट ऑफ टू लंग्स है, यानी कि ये एक राइट लंग है, ये एक लेफ्ट लंग है, इन दोनों के दरमियान हमारे पास हार्ट लाई कर रहा है तो वो इन दोनों के इंटरमीडिएट लाई कर रहा है।
मीडियल यानी कि टुवर्ड मिड लाइन, जितने भी ऑर्गन्स, अगर कोई स्ट्रक्चर कोई ऑर्गन है वो मिड लाइन के करीब है, मिड लाइन कौन सी है, ये जो बॉडी की मिड लाइन है इसके करीब है तो उसको हम मीडियल ऑर्गन कहेंगे। लेटरल वो उस मिड लाइन से दूर है, जितना दूर होता जाएगा उसको हम लेटरल पोजीशन के अंदर रखेंगे। और इंटरमीडिएट जब दो स्ट्रक्चर के अंदर दरमियान में कोई स्ट्रक्चर आ जाए तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। फिर आता है इप्सिलैटरल एंड कंट्रालैटरल। इप्सिलैटरल का मतलब होता है जब आप बॉडी के सेम साइड को रेफर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि यही मेरा राइट हैंड और यही लेफ्ट राइट लेग, यानी ये सीधे हाथ की सीधा हाथ और सीधा पांव, जब आप बॉडी के एक तरफ को रेफर कर रहे होते हैं दो सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑर्गन्स को, तो उनको उसको हम कहते हैं इप्सिलैटरल। कंट्रालैटरल यानी कि बॉडी के ऑपोजिट ऑर्गन, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये मेरा सीधा हाथ है और ये मेरा उल्टी टांग है, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट लेग। तो इन दोनों को जब हम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे तो इसको हम कहेंगे कंट्रालैटरल, यानी कि एक स्ट्रक्चर आपने बॉडी के राइट साइड पे वाला बोल दिया, एक बॉडी के लेफ्ट साइड वाला बोल दिया, तो उसको हम कहते हैं कंट्रालैटरल। और इप्सिलैटरल जब बॉडी के सेम साइड पे कोई रीजन या ऑर्गन जब आप बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर टू रेफरेंस पॉइंट। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये जो मेरा शोल्डर है और ये मेरी एल्बो है, अब इनमें से कौन सा डिस्टल है और कौन सा प्रॉक्सिमल है। अब देखिए आपकी जो मिड लाइन है, मिड ट्रंक है, इसके करीब ये शोल्डर है, तो हम शोल्डर को बोलेंगे कि ये प्रॉक्सिमल है एज कंपेयर टू एल्बो, और ये जो एल्बो है ये एज कंपेयर टू शोल्डर डिस्टल है। तो डिस्टल जब आप दूर की तरफ, दूर का ऑर्गन जब आप रेफर कर रहे होते हैं टुवर्ड मिड लाइन या ट्रंक, और प्रॉक्सिमल जब उसके निस्बत नजदीक। अब इनमें कंपैरिजन आता है, आप एक ऑर्गन को डिस्टल या प्रॉक्सिमल नहीं कह सकते। अब मिसाल के तौर पे जब मैं शोल्डर का और एल्बो का कंपैरिजन किया तो ये शोल्डर प्रॉक्सिमल हुआ और एल्बो डिस्टल हुई। इसी तरह मैं अगर एल्बो और रिस्ट ज्वाइंट का कंपैरिजन करता हूं तो अब ये जो एल्बो है ये प्रॉक्सिमल होगी और ये जो रिस्ट है ये डिस्टल हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ डायरेक्शनल टर्म्स थी। इसके बाद हमारे पास कुछ मूवमेंट्स होती हैं जो बॉडी के अंदर परफॉर्म की जाती हैं, तो उन मूवमेंट्स को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं। जिस तरह हमारे पास फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब होता है जब आप एक एंगल को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, सॉरी डिक्रीज कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये मेरी स्ट्रेट है, 180 का एंगल है, अब मैं इसको जितना करीब करता जा रहा हूं, इस एंगल को जितना रिड्यूस करता जा रहा हूं, मैं इतनी ये जो आर्म है इसको फ्लेक्स करता जा रहा हूं। लेट्स सपोज ये यहां पे है, अब ये लेट्स सपोज ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, अब मैं इसको 180 पर लेकर जा रहा हूं, तो ये मैं एक्सटेंड कर रहा हूं अपने बाजू को। फ्लेक्स जब एंगल को रिड्यूस करेंगे और एक्सटेंड जब एंगल को इंक्रीज करेंगे। और इसके बाद हमारे पास जो है वो एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है अवे फ्रॉम मिड लाइन। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये अपना बाजू है ये उस तरफ लेकर जा रहा हूं, दूर की तरफ लेकर जा रहा हूं, तो मैं एबडक्शन कर रहा हूं। और एडक्शन जब आप टुवर्ड मिड लाइन आते हैं, मिसाल के तौर पे ये मैं अपना हाथ मेरा यहां है और मैं इसको अपने जो है वो मिड लाइन की तरफ ला रहा हूं, तो मैं एंगल को भी डिक्रीज कर रहा हूं, बॉडी के अंदर की तरफ चीज ला रहा हूं, बॉडी की मिड लाइन के टुवर्ड ला रहा हूं, तो उसको हम कहते हैं एड। एड आप जो है वो ये ए डी ऐड का मतलब होता है जमा करना, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि ऐड का मतलब है जब आप बॉडी के तरफ कोई चीज लाते हैं उसको हम कहते हैं एबडक्शन, और बॉडी से दूर लेकर जाएंगे तो उसको हम कहेंगे एडक्शन। इसके बाद हमारे पास आता है रोटेशन एंड सर्कमडक्शन। रोटेशन का मतलब होता है जब आप मिसाल के तौर पर मैं ये जो हेड है इसको यू मूव कर रहा हूं, ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट है, ये हमारे पास रोटेशन मूवमेंट है। जब आप बॉडी को ये जो बॉडी का जो हेड है इसको इस तरह मूव करते हैं तो ये हमारे पास रोटेशन होती है। रोटेशन हमारे पास 360 का एंगल नहीं बनाती, ये याद रखिएगा। ये जो सर्कमडक्शन है ये सर्कमडक्शन 360 का एंगल बनाएगी। अब लेट्स सपोज ये जो मेरा हैंड है इसको मैं ऐसे मूव करता हूं तो ये अब 360 का एक सर्कल बना रहा है, तो इसको हम कहते हैं सर्कमडक्शन। इस तरह हमारे पास सुपिनेशन होती है और प्रोनेशन। सुपिनेशन मिसाल के तौर पर ये जो आपका पाम ऑफ हैंड है, ठीक है, इसको मिसाल के तौर पर मैं ऐसे है तो मैं इसको इस तरह करता हूं, यानी जो पाम है इसको ऊपर की तरफ लाता हूं, तो ये मैं कर रहा हूं सुपिनेशन। और जब मैं इस सुपिनेशन को, ये जो पाम है इसको दूसरी तरफ नीचे की तरफ लेकर जाऊंगा ऐसे, तो मैं इसको कहूंगा प्रोनेशन। सुपिनेशन प्रोनेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्पाइन एंड प्रोन। स्पाइन का मतलब होता है जब एक पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, जब आप चारपाई पे बेड पे सीधा लेटते हैं तो उसको उस पोजीशन को हम बोलते हैं सुपाइन।
प्रोन जब आप उल्टा लेटते हैं, ठीक है, जब आप उल्टा लेटेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रोन पोजीशन। लेटरल, लेटरल यानी कि जो मिसाल के तौर पर राइट लेटरल है, लेफ्ट लेटरल है। अगर आप मिसाल के तौर पे इस तरफ सो रहे हैं तो आपके पास राइट लेटरल होगी, अगर आप इस बाजू पे सो रहे हैं, लेफ्ट बाजू पे सो रहे हैं तो लेफ्ट लेटरल होगी। इस तरह आपने लेटरल यानी कि साइड पे लेटना। फिर हमारे पास एक होती है डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लैंटर फ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन का मतलब होता है ये पांव के अंदर मूवमेंट्स होती है, डॉर्सीफ्लेक्शन, प्लैंटर फ्लेक्शन, इनवर्जन और ईवर्जन, ये पांव के अंदर मूवमेंट होती है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरा पांव है, ठीक है, ऐसे। अब इस पांव को, ये जो मेरा सोल है, इसको मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं, ठीक है, टुवर्ड ये जो शिन बोन होती है, शिन बोन या जिसको आप जो है वो टिबिया एंड फेबुला बोलते हैं, इसकी तरफ जब मैं रेफर करूंगा तो इसको हम कहेंगे डॉर्सीफ्लेक्शन। और प्लैंटर फ्लेक्शन जब ये जो मेरा सोल है ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसको हम कहेंगे प्लैंटर फ्लेक्शन। इसी तरह हमारे पास एक होती है इनवर्जन और ईवर्जन। लेट्स सपोज ये मेरा सोल है, ठीक है, अब पाऊंगा, अब इसको मैं अंदर की तरफ मूव कर रहा हूं, यानी कि ये जो मिड लाइन है इसको मिसाल के तौर पे ये ऐसे पाऊं है और इसको मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, अंदर की तरफ मूव कर रहा हूं, उसको हम कहेंगे इनवर्जन। इन का मतलब है अंदर, ई का मतलब बाहर। जब आप यही सोल ऑफ फिट है तो इसको जब बाहर की तरफ मूव करूंगा तो वो हमारे पास होगी ई वर्जन। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो आपके लिए समझना जरूरी थी। फिर कुछ टर्म्स को डायरेक्शनल टर्म्स, ठीक है, जो कि आप यूज करेंगे आगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो मूवमेंट्स थी कुछ बॉडी की, इनको हमने डिस्कस की। तो अब हमारे पास जो है वो लास्ट टॉपिक रहता है एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट्स एंड एब्डोमिनल रीजन्स। अब ये जो एब्डोमिनोपेल्विक क्वाड्रेंट्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, आप देखें, ये जो एब्डोमेन है इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स लाई करते हैं और इन ऑर्गन्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए, इनकी याद दहानी के लिए और इन ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस एब्डोमेन को, इस पेट को 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अब लेट्स सपोज आपने एक जो लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन इन मिड लाइन, ये जो मिड लाइन है इसी के साथ साथ आपने एक वर्टिकल लाइन खींचनी है, इसी के साथ आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींचनी है जिसके अंदर ये जो बेली बटन है ये आपका क्रॉस करे। इस तरह मिसाल के तौर पे ये आपने एक मिड लाइन से लाइन खींची, ये एब्डोमेन का बेली बटन है, और यहां से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स बन गए। इन 4 क्वाड्रेंट्स को हमने इसी के नाम के साथ जो है वो नाम दिया राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब फिर इन क्वाड्रेंट्स के अंदर डिफरेंट किस्म के जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो लाई करते हैं, उनको हमने रिमेंबर करना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फिंगर टिप्स पे ये ऑर्गन्स याद होने चाहिए, ये क्वाड्रेंट्स वाले भी और रीजन्स वाले भी। सबसे पहले हम जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट्स के जो है वो ऑर्गन्स को देखते हैं। सबसे पहले लिवर। अब इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में दोनों में लाई करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर लिवर है दोनों के अंदर लाई करेगा, स्टोमक है दोनों के अंदर लाई करेगा, पैंक्रियाज है दोनों के अंदर लाई करेगा। इस तरह हमारे पास जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है वो चारों के अंदर लाई करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी चारों के अंदर लाई करेगी। फिर कुछ इसके अंदर सेपरेट ऑर्गन है जो कि मिसाल के तौर पर ये राइट किडनी है, ये इसी क्वाड्रेंट के अंदर राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है, और जो लेफ्ट किडनी है वो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। इसी के साथ से जो किडनी के साथ जो यूरिटर निकलता है, वो यूरिटर जो पेशाब की नली होती है वो इस लोअर क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। राइट वाली राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर और लेफ्ट वाली लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। तो इस वजह तो इससे आपने सिंपली ऑर्गन्स को आपने याद करना है, फिंगर टिप्स पे आपको याद होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी याद होने चाहिए। इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास लिवर आ जाता है, स्टोमक आ जाएगा, पैंक्रियाज आ जाएगा, गॉल ब्लैडर आ जाएगा, और फिर हमारे पास ड्यूडिनम। ड्यूडिनम बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले पार्ट आएगा ड्यूडिनम, फिर सेकंड पार्ट आएगा जूजिनम और थर्ड पार्ट आएगा इलियम। इसके साथ लेट्स सपोज ये हमारे पास ड्यूडिनम है, एक मिनट, लेट्स सपोज ये हमारे पास कहां पे बनाए, यहां पे बनाते हैं। ये हमारे पास आ गया ड्यूडिनम, इससे आगे हमारे पास आ गया जूजिनम, इससे नीचे हमारे पास आ गया इलियम।
अब होता इस तरह नहीं है, ये काफी लंबी होती है, मैं जस्ट समझाने के लिए ये बात आपको बता रहा हूं, ऐसे डायग्राम। और फिर इससे आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुई, इससे आगे लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी। लार्ज इंटेस्टाइन आपकी बॉडी के अंदर कैसे जुड़ेगी? सीकम के थ्रू। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ सीकम के थ्रू जुड़ेगी, और फिर इससे एक असेंडिंग कोलान जाएगी, फिर ट्रांसवर्स कोलान जाएगी, फिर डिसेंडिंग कोलान जाएगी, और इसके साथ हमारे पास फिर सिग्माइड जो टेढ़ी सी होती है वो सिग्माइड कोलन होगी, फिर आगे रेक्टम होगी, और फिर आगे एनस होगी। सो इस तरह हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास होता है। ये आप आगे जो आपका कमिंग टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें आप प्रॉपर इसको समझेंगे। सो इंट्रोडक्शन यहाँ पे बेसिकली बताने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन लिखे हुए हैं ना, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। ये हमारे पास हो गया ड्यूडिनम, फिर जूजिनम, फिर इलियम। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए। फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ सीकम के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है, सीकम हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हमारे पास ये असेंडिंग कोलन है जो ऊपर की तरफ लेकर जा रही है, फिर ट्रांसवर्स कोलन है जो ये इस तरह हमारे पास पेट के अंदर होती है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन में, और फिर हमारे पास डिसेंडिंग वर्टिकल इस तरह नीचे की तरफ हमारे पास डिसेंडिंग कोलन होती है, फिर थोड़ी सी टेढ़ी हमारे पास सिग्मॉइड कोलन होती है। इसी के आगे फिर हमारे पास रेक्टम होता है, फिर एनएस के थ्रू ये हमारे पास जो फूड होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो एक्सक्रीट कर जाता है बॉडी से। सो राइट अपर क्वाड्रेंट के हो गए। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास लिवर आ जाता है, स्टोमिक आ जाता है, पैंक्रियाज आ जाता है, लेफ्ट किडनी आ जाएगी, वहां पे राइट किडनी है, यहाँ पे लेफ्ट किडनी है। लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, अच्छा एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होते हैं? इसी के साथ हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास किडनी है, ठीक है, बीन लाइक शेप में हमारे पास होती है। इसी के ऊपर हमारे पास एक छोटे से ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो इन्हीं किडनी के ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। राइट क्वाड्रेंट के अंदर राइट एड्रिनल ग्लैंड होगा, लेफ्ट क्वाड्रेंट के अंदर लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड होगा। इस तरह फिर हमारे पास लोअर क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। लोअर में राइट वाले में अपेंडिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर अपेंडिक्स पाई जाती है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। इस तरह ये जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। राइट यूरिटर, ठीक है, ऊपर किडनी और नीचे यूरिटर है। इस तरह लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन ये तो खामखा आ जाएंगी। इसके साथ हमारे पास राइट किडनी थे तो यहाँ पे राइट यूरिटर है, सॉरी लेफ्ट किडनी थी तो लेफ्ट यूरिटर है। जो फीमेल और मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो यहाँ पे लाई करेंगे। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन तो ये भी खामखा हमारे पास आ जाएंगे। सो ये तो हमारे पास क्वाड्रेंट्स हो गए। अब हम जो है वो एब्डोमिनल रीजन्स को पढ़ते हैं। रीजन्स, अब इन क्वाड्रेंट्स को मोर स्पेसिफिकली अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये जो ऑर्गन्स हैं ये ब्रॉड आपने एक चार्ट बनाकर इसको डिस्कस किया। अगर आप इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे तो आप इसको रीजन्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब रीजन्स कैसे बनाने हैं? ये आपके पास ये जो 2 क्लेविकल्स बोन्स है, ब्यूटी बोन्स है, इनके मिड से 2 वर्टिकल लाइनें नीचे खींचनी है, ठीक है, ये मिड क्लेविकल से बोथ लाइनें नीचे खींचनी है। और एक लाइन आपने ये जो रिब्स जहां पे खत्म होती हैं, एब्डोमिनल ट्रंक जहां पे, सॉरी थोरैसिक ट्रंक जहां पे खत्म होता है, यहां से एक लाइन खींचनी है हॉरिजॉन्टल। और इसी के साथ ये जो आपकी हिप बोन है ना, हिप बोन जहां पे खत्म होती है, वहां से जस्ट सुपीरियर आपने एक और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ये आपके पास 9 क्वाड्रेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो इनको हम जो है वो नाम देते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लंबर रीजन, सॉरी ये क्वाड्रेंट नहीं है, रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। ये जो हमारे पास पार्ट होगा ये हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन होगा, ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन होगा, और ये हमारे पास अम्बेलिकल रीजन होगा। अब इनको सिंपली आप इन नाम्स को कैसे याद कर सकते हैं? सिंपल ट्रिक है कि ये जो रिब्स होती है ना, इनको, इस रीजन को हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। इसी के नाम पे इसे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बताया गया है। ये जो हमारे पास लंबर वाला रीजन है, ये हमारे पास जो स्पाइन होती है ना, ये लंबर के ऑपोजिट आ रही होती है, तो इसको हमने लंबर स्पाइन होती है ना, थोरैसिक स्पाइन होती है, T12 1 से T12 होती है, फिर लंबर होती है, इस तरह हमारे पास नीचे स्पाइन होती है। तो लंबर के ऑपोजिट ये हमारे पास रीजन आता है, तो उसको हमने लंबर के नाम दे दिया, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर। इसी के साथ हमारे पास ये जो हिप बोन होती है ना, यहाँ पे इलियक क्रस्ट होता है, इलियक फोसा होता है,
तो उसके बेस पे हमने इसको इलियक रीजन दे दिया, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। अब ये हमारे पास जो स्टोमिक होता है इसको हम गैस्ट्रिक बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो ये चूंकि गैस्ट्रिक के स्टोमिक के ऊपर आ रहा है ये रीजन, तो इसको हमने एपीगैस्ट्रिक रीजन बोल दिया, और ये स्टोमिक के नीचे आ रहा है तो उसको हमने हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोल दिया। और सेंटर में आपकी नेवल लाइन होती है, या नेवल मार्ग, या एम्बेलिकल जो है वो रीजन, या अम्बेलिकस वहां पे प्रेजेंट होती है, तो उसके नाम पे हमने इसको एम्बेलिकल रीजन दे दिया है। अब इनके अंदर जो है वो कुछ ऑर्गन्स लाई करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, उसके अंदर हमारे पास लिवर लाई करेगा, राइट किडनी लाई करेगी, गाल ब्लैडर लाई करेगा, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन पूरे के पूरे 9 ऑर्गन रीजन्स के अंदर भी लाई करेगी, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपके पास ये जो एपीगैस्ट्रिक रीजन है इसको छोड़ के पूरे ऑर्गन्स के अंदर लाई करेगी। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन तो आप यहां से ही माइंड क्लियर कर लेंगे, पूरे के पूरे ऑर्गन्स के अंदर रीजन्स के अंदर पाई जाएगी। सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन जो होगी वो इस एपीगैस्ट्रिक रीजन के अंदर नहीं होगी। लिवर, राइट किडनी, गाल ब्लैडर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर आ गया। एपीगैस्ट्रिक रीजन के अंदर चलते हैं तो यहां पे भी लिवर पाया जाता है, और स्टोमिक, ड्यूडिनम ये जो हमने यहां पे इंटेस्टाइन को समझा था, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर एड्रीनल ग्लैंड आते हैं, ठीक है, वही जो हमने किडनी के ऊपर पढ़े थे। और फिर इस तरह हमारे पास पैंक्रियाज आता है, ठीक है, जिसको हम लबलबा उर्दू में बोलते हैं। इसके साथ हमारे पास जो है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर हमारे पास टिप ऑफ लिवर आ जाती है। अब ये एग्जाम के जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैसिव पार्ट ऑफ द लिवर कहां पाया जाएगा, वो इस एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर पाया जाएगा, और साथ में राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर। टिप ऑफ लिवर कहां पाई जाएगी, वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर पाई जाएगी। इस तरह स्टोमिक हो गया, पैंक्रियाज, लेफ्ट किडनी, स्प्लीन। अब कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि इधर मतलब कुछ इस रीजन के अंदर पाए जा रहे हैं, और कुछ ऑपोजिट ऑर्गन है वो इस रीजन के अंदर पाए जा रहे हैं। तो इन ऑर्गन्स को भी आपने याद रखना है। स्प्लीन हमारे पास, ठीक है, आ जाती है इसके अंदर। अब स्प्लीन आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही, इसी ऑर्गन के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है, रीजन के अंदर। और इस तरह हमारे पास स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन तो खामोखा में आ जाएंगी। फिर हमारे पास असेंडिंग कोलन, जो हमने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो सीकम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो रही है, वो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन है वो असेंडिंग कोलन था, फिर ट्रांसवर्स कोलन था, फिर डिसेंडिंग कोलन था, फिर सिग्मॉइड कोलन था, और फिर रेक्टम, और फिर नीचे एनस। हमारे पास यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं हम, ये वाला पढ़ रहे हैं राइट लंबर रीजन के अंदर। तो असेंडिंग कोलन जो ऊपर जा रही है, फिर आगे से स्मॉल इंटेस्टाइन खामोखा आ जाएगी, और राइट किडनी इसके अंदर भी लाई कर रही है और इसके अंदर भी लाई कर रही है, ये आपने याद रखना है। इस तरह लेफ्ट लंबर रीजन के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन तो आएंगे ही, और यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का डिसेंडिंग पार्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग आ रहा है, वहां पे डिसेंडिंग आएगा। इस तरह आपके पास लेफ्ट किडनी, यहाँ पे लेफ्ट किडनी भी हाइपोकॉन्ड्रिक और लंबर रीजन दोनों के अंदर लाई कर रही है। इस तरह हमारे पास जो अम्बिलिकस रीजन है, ठीक है, सेंटर में, उसके अंदर ड्यूडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जूजिनम सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये दोनों पार्ट इसके अंदर लाई कर रहे हैं। साथ में ट्रांसवर्स कोलन कौन सी थी, जो असेंडिंग थी, और फिर ये ट्रांसवर्स जो कोलन थी वो इसके अंदर लाई कर रही है, फिर वहां से डिसेंडिंग कोलन लाई करेगी। इसके बाद हमारे पास जो है वो राइट इलियक रीजन आ जाता है। राइट इलियक रीजन में हमारे पास अपेंडिक्स आता है, यूनिक ऑर्गन है, जो कि उन सब में नहीं बल्कि इसके अंदर पाया जा रहा है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सीकम, ये भी सिर्फ इस रीजन के अंदर पाया जा रहा है। सीकम कौन सा होता है, जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ता है आपस में। इस तरह असेंडिंग कोलन है, इसी तरह हमारे पास साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, सिग्मॉइड कोलन होगी, यहाँ पे रेक्टम होगी, इसके साथ यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन यहाँ पे रेक्टम भी होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर इसके साथ हमारे पास जो लेफ्ट इलियक रीजन है उसके अंदर हमारे पास सिग्मॉइड कोलन आएगी, डिसेंडिंग कोलन आएगी, और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी। और फीमेल है अगर तो उसकी लेफ्ट ओवरीज और राइट ओवरीज यहाँ पे राइट इलियक रीजन के अंदर आएगी। ये हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेमेस्टर 1 बीएसएन, जिसके अंदर हमने जो है वो एनाटॉमी का जितना भी इंट्रोडक्शन था वो हमने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम होम्योस्टेसिस, जो कि हमारे पास सेकंड चैप्टर ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी 1 है, उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी।
और इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।